हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि देखिए एग्जाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग पैनिक करने लगते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अभी नंबर ऑफ सब टाइम्स आप रिविजन, तो रिविजन ठीक है, रिविजन कर रहे हो भी सही है। साथ ही साथ आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन से ही फाइट करना है, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि स्टडी विद सिविल एमसीक्यू आपके साथ मास्टर सीरीज तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। उसी में अभी बहुत ही अलग अलग पार्ट का वीडियो आपको आ रहा है, ठीक है। 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का आपको एक सेट मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही लाजवाब और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस सारे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो आप लोग जाएं और सारे वीडियो देखें, ठीक है। टिल द एग्जाम से पहले आप लोग जरूर सारे वीडियो, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले ये सारे वीडियो एक बार जरूर देख लें। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। सही बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन फ्रेंड के पास जो इस बार 2025 के एसएससी देने वाले हैं, ठीक है। खास करके सिविल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है मेनली ओनली डेडिकेटेड ऑन सिविल बैकग्राउंड स्टूडेंट ओनली। ओके, तो चलिए बिना देरी का मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप अगर एक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप एग्जाम में भी आपको सेम ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत इजी इजी का हो रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन आपको उसी लेवल का हो रहा है जो कि आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, देखिए मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। किसी भी बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड लेवल जैसे कोई भी बिल्डिंग देखिए, सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन तो नहीं, तो बिलो द ग्राउंड होता है। प्लिंथ, वाल, वाल नहीं, लिल्डर नहीं, प्लिंथ होगा, ठीक है। क्या होगा? प्लिंथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम लोग एक और थोड़ा जानकारी ले लें कि देखिए आपका जो एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो प्लिंथ का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग द हाइट ऑफ प्लिंथ एज पर, थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एज पर रिक्वायरमेंट द हाइट ऑफ प्लिंथ प्लिंथ होना चाहिए कितना? शुड नॉट बी लेस देन 450 mm, ठीक है। 450 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड फॉर ए पॉपुलेशन इज 1 लाख। बताइए, हम लोग इसके लिए हम लोग ग्राफ पढ़े थे, ठीक है। ग्राफ क्या होता है? इधर आपका है क्या, इधर क्या रहता है आपका, इधर आपको क्या रहता है बताइए। इधर हम लोग लेते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। इधर हम लोग लेते हैं क्या? पीक फैक्टर, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन कितना है? अप टू 50,000, 50,000, ठीक है। अगर आपका पॉपुलेशन 50 तक है तो इसमें जो आपका पीक फैक्टर होगा सबसे ज़्यादा होगा, 3 होगा, ठीक है। अगर आपका पॉपुलेशन 50,000 से लेकर 2 लाख तक, 2 लाख तक है, 2 लाख तक है, तो इसमें जो आपको क्या होगा, पीक फैक्टर आपका कितना होगा? 2.5, ठीक है। हाँ, मतलब सब में जितने भी वैल्यू आएंगे, जितने पॉपुलेशन घट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसी तरह आपका जो पीक फैक्टर का वैल्यू ऑटोमेटिक पॉइंट फाइव से घट रहा है, ठीक है। ये हो गया कितना? 50,000 से 2 लाख तक। अब ग्रेटर देन 2 लाख अगर आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना है आपका? ग्रेटर देन 2 लाख है, तो इसे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है।
2.0, ठीक है। तो हम लोग को देखिए क्या पूछ रहा है कि द पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन कितना 1 लाख तक है, ठीक है। 1 लाख तक इट मीन्स क्या वैल्यू जो आपका होगा इसी के बीच इसके बीच लाइक कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है कि एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड द ट्रैफिक वॉल्यूम इज 20 वॉल्यूम ऑफ 24 व्हीकल्स पासिंग क्रॉस ए ऑब्जर्वेशन स्टेशन ड्यूरिंग द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर इट डेली फैक्टर एंड सीजनल फैक्टर फॉर ए वैल्यू इज 1.25 दिया आपका डेली फैक्टर, 1.30 दिया आपका सीजनल फैक्टर। कैलकुलेट द एवरेज डेली ट्रैफिक, बताइए एवरेज डेली ट्रैफिक का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज डेली ट्रैफिक का जो फॉर्मूला आपका होता है एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम इनटू डेली फैक्टर इनटू क्या सीजनल फैक्टर, बस यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज डेली ट्रैफिक आता है इसमें, तो आपका कितना ट्रैफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2400, ठीक है, इनटू डेली फैक्टर कितना आपका 1.25 इंटू सीजनल फैक्टर कितना आपका 1.30। इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए सारा को 3900 व्हीकल पर डे, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, सिर्फ आपका एवरेज डेली फैक्टर का फॉर्मूला आपका क्या होता है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम इंटू डेली फैक्टर इंटू सीजनल फैक्टर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन इमेजनरी लाइन, एन इमेजनरी लाइन, ठीक है। एन इमेजनरी लाइन क्या है कि एन इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस हेयर, ठीक है, क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज क्या SSLL। ऑप्शन नंबर डी लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हमको आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, ट्रिक से आपको याद करने से थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर कहीं भी किसी, देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे देखिए कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लास्ट में अगर डबल SS है, ठीक है, लास्ट में डबल S है, तुरंत ही डबल L वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डबल L वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको याद करने का तरीका है, ये एक तरीका है याद करने का। इसके बाद इससे देखिए एक आपको होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है, फंडामेंटल लाइन हो गया, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो गया, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल हो गया। इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मतलब 2 से 4 मिनट का के बीच में, उसमें आपका 2 ट्रिक बताएंगे, ठीक है। उसमें आपको मतलब क्वेश्चन में भी आंसर छुपा है, उसको सिर्फ आप उस पॉइंट को आप याद रखिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें हमको क्या याद है, हमको याद है कि ऐसा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं जहाँ डबल S दिख गया, ठीक है, डबल S दिख गया इट मीन्स हम लोग डबल L वाला को आंसर बना देंगे, वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, बताइए इनमें से किसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते हैं। डेम्पोरोस्कोप स्क्वायर मीटर, फ्रेमवर्क स्क्वायर मीटर, कॉन्क्रीट जेफरीज स्क्वायर मीटर, आरसीसी छज्जा नॉट ए स्क्वायर मीटर, ठीक है, नॉट ए स्क्वायर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, बताइए परमानेंट एडजस्टमेंट। इसके लिए भी देखिए हम आपके लिए बोले ना कि ऐसा से ट्रिक देंगे ना आपको परमानेंट, देखिए इसमें से हम आपको ट्रिक बताते हैं कहाँ क्या मेरे पास ट्रिक हम ऑलरेडी अपने से बनाया हूँ, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। फर्स्ट आपका डंपी लेवल से ट्रिक है आपका दोनों परमानेंट एडजस्टमेंट का और टेम्पोररी एडजस्टमेंट का, ठीक है। फिर आपका दूसरा हो गया आपका थियोडोलाइट का, इसमें भी आपका परमानेंट एडजस्टमेंट का एंड टेम्पोररी एडजस्टमेंट का ट्रिक देंगे। तीसरा आपका हो गया टोटल स्टेशन, इसमें भी आपको दोनों ट्रिक देंगे। फिर चौथा आपका हो जाएगा, फिलहाल तो एग्जाम में ज़्यादातर ये दोनों पूछता है, ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम सब देखिएगा तो इसे पूछेगा। देखिए ये भी इसके बारे में आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि आपको याद रहेगा, ठीक है। क्या है कि बीच तो बोले परमानेंट पूछ रहा है, ठीक है, परमानेंट किसके बारे में, डंपी लेवल के बारे में, ठीक है।
तो हम इसका ट्री क्या बनाए हैं, ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक यही है, डंपी लेवल, ठीक है, क्या है, डंपी लेवल, ठीक है। तो इसका आपका ट्रिक हो गया क्या, ई, हाँ हाँ, डंपी लेवल में ई, सॉरी, एक मिनट, देखिए डंपी लेवल का किसमें क्या ट्रिक है, डंपी, डंपी लेवल परमानेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट, इसका जो ट्रिक आपका है, ट्रिक आपका क्या है, आपका क्या है, क्या था, एस, एस, एस ई एल, हाँ, एस ई एल, ठीक है। एस से आपका, आपका एस से आपका क्या हो गया, सेटिंग, ठीक है। ई से आपका क्या, इलेमिनेशन एरर, और एल से आपका हो गया लेवलिंग अप, ठीक है। ये आपका तीनों क्या है, आपका आपका टेम्पोररी एडजस्टमेंट है, सॉरी परमानेंट लिख दिया, सॉरी टेम्पोररी एडजस्टमेंट ये है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट है, ठीक है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट है, लेकिन हमको इसमें क्या पूछा है, परमानेंट एडजस्टमेंट किया है, तो परमानेंट जो जो बच गया वो आपका परमानेंट एडजस्टमेंट का है, ठीक है, जो बच गया वो आपका परमानेंट एडजस्टमेंट का है। इसके लिए मैं स्पेसिफिक आपको लिए वीडियो बना दूंगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, जो कि आप कभी कभी नहीं, पूरा ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। पहली बार ऐसा यूट्यूब में रहेगा कि डंपी लेवल का भी आपको बताएंगे, थ्योडोलाइट का भी बताएंगे, टोटल स्टेशन का भी बताएंगे, एक एक ट्रिक में सारा क्लियर, ठीक है। जैसे एक ट्रिक इसमें लगा ना, ए सी एल, कहाँ, ए सी एल लगा ना, इस ट्रिक से मेरा आपका परमानेंट टेम्पोररी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर एक ट्रिक देंगे आपका, परमानेंट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह फिर इस तरह डंपी लेवल का देंगे, थ्योडोलाइट का देंगे, फिर टोटल स्टेशन देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो पहली बात आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइन फॉर आरसीसी वाटर टैंक, बताइए, वाटर टैंक के लिए, अरे यार, मिनिमम ग्रेड कितना होता है आरसीसी वाटर टैंक के लिए, 30, कितना, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बीच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, बताइए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है। देखिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एक ऐसा एस्टिमेट होता है कि इसमें हम लोग किसी भी एडिशनल वर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई एडिशनल वर्क आ गया, किसी मान के चले हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ एडिशनल वर्क और कुछ एडिशनल वर्क हमको ऐड करना है, ठीक है। एडिशनल वर्क हमको कुछ ऐड करना है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, आपको सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट मतलब कुछ एडिशनल, एडिशनल, जैसे देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इट इज एस्टिमेट फॉर एडिशनल वर्क ओनली, ये सही दिया हुआ है। रिवाइज ऑफ ड्राइंग इज नेसेसरी, ये भी सही दिया हुआ है, जब एडिशनल वर्क जब होगा तब मेरा ड्राइंग तो रिवाइज होगा ना, ये भी सही है। इट इज प्रिपेयर इफ द मटेरियल डेविएशन ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन द प्रोजेक्ट, ये भी सही है। लेकिन ये जो दिया कि ए कंपेटिटिव अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम इज नेसेसरी, ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर यही सही है, ये मेरा तीनों गलत है, मतलब ये रियल में ये तीनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द permissible free fall of a placing on concrete is kept as 150 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन सेग्रीगेशन। ये सब क्वेश्चन कभी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलती है मतलब बहुत दिक्कत है, फिर आपको बहुत पढ़ने का जरूरत है। इन्हें कोई सी द सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इतना, तुरंत फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा जी, बताइए, एस एफ बाई एस पी, लगाइए, तो सोच क्या रहे हैं, एस एफ बाई एस पी इजकल टू बी पी, सॉरी बी एफ बाई बी पी, बस हो गया। और क्या, एस एफ क्या है, सेटलमेंट ऑफ, एस एफ क्या है, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, फिर आपका सेटलमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है। चलिए वैल्यू हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं। फिर यहाँ का विड्थ ऑफ फुटिंग, इसमें क्या दिया हुआ है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट, सेटलमेंट ऑफ प्लेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, 30 दिया हुआ है। इन ए प्लेट लोड टेस्ट इन 2 सेंटीमीटर इन ए कोहेसिव सॉइल द सेटलमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ प्लेट ऑफ 30 सेंटीमीटर प्लेट, 30 सेंटीमीटर प्लेट इज ए प्लेट लोड टेस्ट इज 2 सेंटीमीटर, अच्छा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ प्लेट कितना दिया हुआ है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट हमको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसएफ नहीं दिया हुआ है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट मतलब ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ फुटिंग, क्या विड्थ ऑफ फुटिंग कितना है,
स्क्वायर स्क्वायर इट मीन्स ये 90 होगा। ठीक है, इसके बाद विड्थ ऑफ प्लेट कितना दिया हुआ है 30, ये देखिए ये है ना 30, यहाँ कितना हो गया 30। चलिए यहाँ दूर रखिए, चलिए थोड़ा डिस्टर्ब ये कर देता हूँ, दो कितना होगा जी 60, इट मीन्स 6 मीटर। ठीक है, ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बीच टाइप, अच्छा विच, हाँ विच टाइप ऑफ वर्निश इज यूज ऑन ए हार्डवुड हार्डवुड सब्सटेंस टू हैड ए ग्रेन डिफेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा वर्निश है जो कि हमको ग्रेन के डिफेक्ट को हमको हाइड करने में हेल्प करता है। पहला है आपका वैक्स पॉलिश, सेकंड आपका स्पॉट वर्निश, थर्ड आपका फ्लैट वर्निश, और फोर्थ जो आपका है फ्रेंच पॉलिश, बताइए कौन सा है। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए फर्स्ट जो आपको क्या होता है, फर्स्ट जो आपका है कि वैक्स पॉलिश, वैक्स पॉलिश क्या होता है, वैक्स पॉलिश क्या होता है, थोड़ा सोचिए सोचिए, वैक्स पॉलिश क्या होता है, या फिर वैक्स आपको दूसरा जो दिया हुआ कि स्पॉट वर्निश क्या होता है, क्या होता है बताइए जी। देखिए वैक्स पॉलिश क्या होता है, वैक्स पॉलिश जो आपको होता है कि इसमें जो होता है आपका बी मतलब हनी का वैक्स को, हनी के वैक्स में हम लोग क्या मिलाते हैं, हम लोग तारपीन ऑयल मिलाते हैं। ठीक है, तारपीन ऑयल मिलाते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द ग्रेन, ग्रेन ओवर द सरफेस। ठीक है, वुडन सरफेस पे, ठीक है हम लोग क्या करते हैं ग्रेन मतलब वुडन सरफेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हम लोग फिर हम लोग उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश हम लोग द पॉलिश इज रफ। ठीक है, द पॉलिश इज रब्ड ओवर द सरफेस, हम लोग रफ उसको हम लोग पॉलिश इसलिए करते हैं ताकि उसका जो अपीयरेंस ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, अपीयरेंस मतलब जो चमक है, जो कि चमक आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ आपको डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ बी मतलब मधुमक्खी, वी वैक्स डिजॉल्व, dissolve in tarpon oil, tarpon oil and use for highlighting, highlighting the highlighting the grain over सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द पॉलिश इज रब्ड, रब्ड ओवर, रब्ड ओवर द सरफेस। हम लोग उसको वो जो सरफेस पे हम लोग रब ओवर करते हैं, मतलब सरफेस को हम लोग रब करते हैं, सरफेस इसलिए करते हैं अनटिल कि हमको ब्राइट अपीयरेंस ऑब्टेन हो सके। ठीक है, ऑब्टेन हो सके, समझ में आ गया ना। ये आपका वैक्स पॉलिश हो गया। फिर अस्पल्ट वर्निश क्या होता है, देखिए अस्पल्ट वर्निश वह वर्निश होता है, ठीक है, जो मेनली ये आपका वुड के डिफेक्ट को, ठीक है, वुड के डिफेक्ट को हम लोग अस्पल्ट वर्निश, ओ सॉरी नहीं नहीं सॉरी, अस्पल्ट वर्निश का मेनली हम लोग यूज इसका वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मतलब सॉफ्ट फैब्रिकेशन स्टील वर्क, जैसे स्टील वर्क हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग स्टील वर्क कर दिए, फैब्रिकेटेड मतलब जो दुकान होता है ना, दुकान में जो अगर बाई चांस हमको कुछ, हम लोग दुकान में गए, वेल्डिंग शॉप में गए, हमको कुछ बनाना है, ठीक है, वहाँ वहीं पे बनाते हैं, तो वहाँ पे उसके बाद जो पेंटिंग करता है वो वहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अस्पल्ट वर्निश। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर सॉफ्ट फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन वर्क्स। ठीक है,
इसके बाद आपका क्या था, फ्लैट वर्निश, अब फ्रेंच वर्निश। देखिए फ्रेंच वर्निश क्या होता है, फ्रेंच वर्निश आपका, फ्रेंच वर्निश, ठीक है। देखिए फ्रेंच वर्निश को ही हम लोग क्या जानते हैं, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग, और इसका जो नाम है आपका, उसका स्पिरिट वर्निश, स्पिरिट वर्निश, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिक, सैलिक वर्निश। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिकोर, लिकोर वर्निश, ठीक है। इसका काम क्या है, इट ड्राई क्विकली, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो मेनली यूज है, इसका हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर हाइड दी, हाइड ग्रेन डिफेक्ट, ग्रेन के डिफेक्ट को हाइड करने के लिए हम लोग कौन सा वर्निश यूज करते हैं, तो फ्रेंच पॉलिश वर्निश यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए चारों पांच, चार तीनों चारों का ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम कर दिए ना। इसी तरह होता है, मतलब अगर हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं तो समझिए कि 100 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन का दम निचोड़, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the BOD, sorry, that COD by BOD 5 ratio of a two wastewater sample for a different source was measured in 1.5 and 3, ठीक है, respectively. Based on the information, following conclusion may be arrived at. बताइए इनमें से कौन आपका सही लग रहा है। अब क्वेश्चन पहले समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि BOD बाई COD को कुछ रेशियो दिया हुआ, कितना, 1.5 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। 1.5 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको देखना है कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो कि इस पर फिट बैठ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, फर्स्ट सैंपल लेते हैं, ठीक है। सैंपल, सैंपल फर्स्ट हम लोग अगर BOD डिवाइडेड बाई, सॉरी, COD डिवाइडेड बाई BOD 5, BOD 5 इसका कितना दिया हुआ है रेशियो, 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो COD इसमें कितना हो जाएगा, COD इक्वल टू हो जाएगा 1.5 BOD 5, बोल सकते हैं ना। उसी तरह सिमिलर, अगर COD डिवाइडेड बाई BOD 5, ठीक है, इससे कितना रेशियो दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से COD निकालेंगे, COD इक्वल टू कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ BOD 5, समझ में आ गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या समझ में आया, इसे हम लोग क्या समझ में आया कि देखिए जो ये देखिए COD का वैल्यू हो रहा है ना, इसका COD का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ COD, ठीक है। COD का वैल्यू लोअर हो रहा है, इट मीन्स क्या, लोअर हो रहा है, इट मीन्स हो रहा है कि नन बायोडिग्रेडेबल मैटर जो होता है, ठीक है, नन बायोडिग्रेडेबल मैटर इज लेस एंड हाई द, हाई द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और आपका इनऑर्गेनिक मैटर, नन मतलब नन बायोडिग्रेडेबल वैल्यू उसका घट जाएगा। इट मीन्स हम लोग देख ली, ऑप्शन पढ़ते हैं कि द सैंपल ऑफ ए हायर ऑफ COD, हायर ऑफ COD रेशियो है मोर ऑर्गेनिक, ये नहीं होगा। द सैंपल हैज लोअर BOD, देखिए हाँ यही हो रहा है, लोअर लोअर COD बाई BOD रेशियो इज हायर परसेंटेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक मैटर, यही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए इसमें क्या हो रहा है, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आप कभी देखिएगा तब आप ले लीजिए 22-23, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। द मोटार यूज फॉर ए मशीनरी कंस्ट्रक्शन एज ए क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ पे दिया गया है। इसका IS कोड क्या दिया है, 2250, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कभी आपका IS कोड भी पूछ देता है, ठीक है, मशीनरी कंस्ट्रक्शन का। तो बताइए कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रेंथ पे, ठीक है। अब दिया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बेस पे इसका आपका पेन थोड़ा चेंज कर लेते, नहीं मजा आ रहा है, मैं रेडी रहने देता है यार, ठीक है। सीक्वेंस
ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए बताइए। देखिए इसका मैं आपको टेबल लिखा देता हूँ, ठीक है, टेबल इंपॉर्टेंट है। ग्रेड ऑफ मोटार, ग्रेड ऑफ मोटार, ठीक है, यहाँ का है मिनिमम कंप्रेसिव, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एट 28 डेज, ठीक है। देखिए H1, H2, M1, M2, M3, L1, L2, ये आपका है अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के ग्रेड हैं, ठीक है, ग्रेड के मोटार्स हैं, ठीक है। चलिए हम अब इसका देखते हैं कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। देखिए H1 जो है ना, H1 इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है 10, ठीक है। इसके कितना है H2 कितना है 6 या फिर इसे 7.5 भी हो सकता है। M1 का कितना है 3 या फिर 5, M2 का कितना है आपका 2 या फिर 3, अब M3 का कितना है 1.5, ठीक है। ये जो आपका L1 है, L1 का कितना है, L1 का जो कि आपका है आपका 0.7 है, आपका फिर L2 कितना है 0.5 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा, यहाँ पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम, ठीक है। सबसे कम किसका हम लोग देखिए तो L2 का, L2 का देखिए 0.5 है, फिर L1, L2, एक ही ऑप्शन है L2 का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, एन एक्टिवेटेड कार्बन इज स्पेशली ट्रीटेड कार्बन विच हैज a property of absorbing and attracting impurities, ठीक है। ऑब्जर्विंग एंड अट्रैक्टिंग इम्प्योरिटीज है, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है कि नोट ए, अच्छा देखिए यही तो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए नहीं दिखेगा तो गलती हो जाएगा। नोट द एडवांटेज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, सीधा कौन सही नहीं है एडवांटेज कार्बन का, एक्टिवेटेड कार्बन का जो एडवांटेज इसमें कौन सही नहीं है। देखिए इसमें देखिए एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है ना कि एक्टिवेटेड कार्बन में आपका मिनिमम क्लोरीन डिमांड ऑफ ए ट्रीटेड वाटर, ये आपका सही है। आपका एक्टिवेटेड कार्बन में आपका मिनिमम क्लोरीन डिमांड होता है, मिनिमम क्लोरीन डिमांड फॉर ए ट्रीटेड वाटर, ठीक है। वाटर को ट्रीट करने के लिए आपको मिनिमम क्लोरीन का रिक्वायरमेंट होता है। और दूसरा जो है कि एक्सेलरेट द कोएगुलेशन, जब हम लोग क्लोरीन जब वेस्ट वाटर में ऐड करते हैं तो बेसिकली उसका जो एक्सेलरेशन है, वो कोएगुलेंट ऐड करने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन तेज हो जाता है मतलब कोएगुलेंट ऐड करने के बाद उसको बहुत एक्सेलरेट हो जाता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, वेस्ट वाटर में। लेकिन ये जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया कि इट ओवरडोज इज हार्मफुल, ये आपका गलत है। ये ओवरडोज हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ओवरडोज इज हार्मफुल जो कि ये सरासर गलत है, ठीक है, नॉट है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें है, नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब ये भी दोनों होगा, ठीक है। सॉरी ए भी तो मेरा सही है, लेकिन यहाँ को क्या पूछा, नोट ना पूछा है, नोट पूछा है ना, तो नोट मतलब सी वाला सही होगा ना। अरे यार यही ना सही होगा, क्योंकि खाली पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो मेरा यही ना, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए पहले, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, बताइए जंक्शन क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे जंक्शन क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, बताइए बताइए। जंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग, आप लोग क्या जानते हैं जंक्शन के बारे में, आप लोग देखे होंगे, ऐसा बहुत आप लोग एज्यूम भी किए होंगे, जंक्शन से क्या होता है, जंक्शन से क्या होता है, क्या प्रोवाइड फॉर ओवरटेकिंग ट्रेन, ये तो हो नहीं सकता है। जंक्शन फॉर टू फैसिलिटेट द इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन द मेन लाइन टू ब्रांच लाइन, ये हो सकता है क्या। टर्मिनल से क्या होता है, टर्मिनल जंक्शन से क्या होता है, जंक्शन जंक्शन से
देखिए जो अगर बाई चांस कोई भी जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन से ये होता है कि क्या करता है, वहाँ से हम लोग ट्रेन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, ट्रेन को इंटरचेंज करते हैं, इट मीन्स मेन लाइन से हम लोग उसे ब्रांच लाइन में ले जा सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, फिर आपका सर्विस का एरिया होता है। अगर किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम है ट्रेन में, ठीक है, कुछ कुछ इंजन में कुछ वर्किंग वर्किंग करना है, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो आपको आपको टर्मिनल में जाके जंक्शन पे जाके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जंक्शन में आप ट्रेन लगा दिए, यहाँ से ट्रेन चल जाएगा आपको मेन मेन लाइन से, आपको चल जाएगा ब्रांच लाइन में, ठीक है। ब्रांच लाइन में जाकर जो भी इसका प्रॉब्लम है वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तब ये क्या होगा कि टू फैसिलिएट द इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन द मेन लाइन टू ब्रांच लाइन, ठीक है, मेन लाइन टू ब्रांच लाइन, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। इसके बाद टर्मिनल देखिए क्या होता है। टर्मिनल वह होता है, वह टर्मिनल हम लोग किसको बोलते हैं कि ठीक है, टर्मिनल हम लोग किसको बोलते हैं, जो रेलवे लाइन होता है ना, रेलवे लाइन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेलवे लाइन को ही हम लोग ब्रांच ब्रांच रेलवे लाइन और इट्स ब्रांच टर्मिनेट, ठीक है। रेलवे लाइन को ब्रांच में टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। टर्मिनल शायद वही होता है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये इसका ऑप्शन ये सही है। अच्छा देखते हैं बी का तीन दो गो में है। and, तुम्हारा जंक्शन का, सॉरी टर्मिनल का आपका सी का टू, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी जो आपका है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए अभी आपको मैं कुछ दिन आज ही का पिछला जो आपका मास्टर सीरीज पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। आप 11 में देखिएगा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा मतलब चेंजिंग है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जाम से पहले सारा सीट एक बार देख लें तुम, ठीक है। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और नए नए कंसेप्ट से आपको मैं सब्जेक्ट को क्वेश्चन को डील करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में जैसे अभी रेलवे जेई फिर आ गया, फिर रेलवे जेई से भी जबरदस्त आपको क्वेश्चन लाएंगे, प्लस उसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ठीक है। अगर आपको भी शॉर्ट नोट्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट का, वो अगर सब्जेक्ट का अगर आपको शॉर्ट नोट्स का रिक्वायरमेंट है, तो देन दिन में हम लोग कमेंट करें, ठीक है, कमेंट में कमेंट करें कि हमको शॉर्ट नोट्स का रिक्वायरमेंट है फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट करें, मात्र कंसाइज वे में 4 से 5 पेज के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि सिल्ट इजेक्टर आर प्रोवाइडेड एज ए सिल्ट कंट्रोल डिवाइस ऑन ए सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट एक्सक्लूडर सिल्ट इजेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है, सिल्ट इजेक्टर को एक्सट्रैक्टर, EXTRACTOR, इसे और किस नाम से जाना था, सिल्ट एक्सट्रैक्टर, ठीक है। इसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अप स्ट्रीम ऑफ द हेड ऑफ कैनल या फिर डाउन स्ट्रीम ऑफ द हेड ऑफ कैनल, बताइए कहाँ यूज करते हैं जी। इसे हम लोग करते हैं अप स्ट्रीम इजेक्टर एक्सट्रैक्टर EX, ठीक है, अप स्ट्रीम ऑफ द हेड ऑफ, यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओ सॉरी सी नहीं, हेड रेगुलेटर नहीं होता है यार, डाउन स्ट्रीम ना, सील्ट इजेक्टर प्रोवाइडेड इन सीट कंट्रोल इन सील्ट इजेक्टर अच्छा सॉरी सील्ट इजेक्टर प्रोवाइडेड डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब कैनाल हेड रेगुलेटर, सॉरी डाउन स्ट्रीम में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आपका सील्ट एक्सक्लूडर जो है ना, सील्ट एक्सक्लूडर, उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं अप स्ट्रीम में, ठीक है। हमको थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना, सील्ट एक्सक्लूडर का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका आपका होगा अप स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, अप स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि क्या काउंटर रिटेनिंग वाल, क्या है काउंटर रिटेनिंग वाल, द मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड ऑन द, बताइए मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, काउंटर फोर्ट कोई रिटेनिंग वाल है,
इसमें हम लोग मेन रेनफोर्समेंट कौन से फेस में देते हैं? फर्स्ट इसमें जो दिया हुआ कि क्या बॉटम फेस इन द फ्रंट, बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटरफुट, या फिर इंक्लाइंड फेस इन द फ्रंट काउंटरफुट। थर्ड दिया कि बॉटम फेस इन द बैक काउंटरफुट, या फोर्थ दिया कि इंक्लाइंड फेस इन ए बैक फुट। ये तो सही है। इंक्लाइंड फेस में हम लोग देते हैं कहाँ? बैक, बैक काउंटरफुट के लिए इंक्लाइंड फेस की तरफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये आपका सही है। और इसमें हमको लगता है बॉटम में देते हैं, या बॉटम इन द फ्रंट ऑफ काउंटरफोर्ट, या बॉटम इन द बैक ऑफ द काउंटरफोर्ट। और नहीं नहीं, ये जो हम लोग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल में, इसमें हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं? बॉटम में, बॉटम बॉटम फ्रॉम द, सॉरी बॉटम फ्रॉम द फ्रंट, बॉटम से फ्रंट तक, बॉटम से फ्रंट तक आपका ये जाता है काउंटरफोर्ट। ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका, दूसरा जो होता है इंक्लाइंड फेस इन ए बैक काउंटरफोर्ट, इंक्लाइंड फेस इन ए बैक काउंटरफोर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ग्रेड इन ए स्पेसिफाइड एज, ये तो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, 80/80 और 100 फॉर ए ग्रेड 100 ग्रेड, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? अगर 100 ग्रेड दिया इसका मतलब क्या होता है? या फिर 80/100 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्या 80 विटामिन कांस्टेंट है? नहीं। डक्टिलिटी ऑफ विटामिन बिटवीन 80 से 100 mm, ये भी नहीं होगा। ये पेनिट्रेशन का वैल्यू है, एलवे। 80/100 कहीं भी आपको देखने को मिल जाए ना, तो उसको तुरंत मारिएगा, इट इज अ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ विटामिन बिटवीन द 80 to 100 mm। ठीक है, 80 to 100 mm, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। देखिए इसमें एक और जानकारी आपको दे देता हूँ कि आपको क्या है ना, अरे एक मिनट। इसमें क्या है कि देखिए एक आपका नोट लिख लीजिए। इन हॉट क्लाइमेट, इन ए हॉट क्लाइमेट ए लोअर पेनिट्रेशन, ग्रेड विटामिन, ठीक है, क्या है? लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड विटामिन कौन सा होता है? 30/40 इज बी फोर, यही याद रखिएगा। इन हॉट क्लाइमेट के केस में आपका लोअर पेनिट्रेशन का वैल्यू कितना होता है? 30/40 होता है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन में, इसलिए इसको मैं बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, बताइए। द एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सप्रेस इन ए टर्म ऑफ क्या? मैग्नेटिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप पे आपको कौन कौन से एफिशिएंसी आप लोग पढ़ेंगे? सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप पे आपको मैग्नेटिक भी पढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल भी पढ़ते हैं, आपको ओवरऑल भी पढ़ते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे पहले मैं आपका, इससे देखिए पार्ट नंबर 11 में आपको हम बताया था कि मैग्नेटिक एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, आपका ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, सारा मैं डिस्कस किया हूँ, इसलिए आप लोग जाकर तो देखें। ठीक है, तो ना आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है कि द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल गिव्स द वैल्यू ऑफ, बताइए मोहर सर्कल का वैल्यू जो देता है क्या? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है? कंक्रीट रिकमेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेडिएंट, अच्छा रेडिएंट शील्ड इन न्यूक्लियर प्लांट, बताइए कौन सा कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं? रेडिएशन शील्ड, रेडिएशन शील्ड इन ए न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा? हैवी डेंसिटी कंक्रीट, मीडियम डेंसिटी कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, या फिर फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। तो हम लोग जो जब भी जानते हैं कि हम लोग रेडिएंट शील्ड, या फिर हम लोग सीधे पकड़ने की न्यूक्लियर प्लांट में, हम लोग किस टाइप ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं? तो एलवेज जानिए कि न्यूक्लियर प्लांट में एलवेज हम लोग हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, जिसका जो यूनिट वेट होता है, इसका जो यूनिट वेट है, यूनिट वेट जो इसका है आपका कितना है? 3360 से लेकर आपका 3840 kg पर मीटर क्यूब,
इसका क्या है, इसका यूनिट वेट है, ठीक है, याद रखिएगा। एक आता है आपका लाइट वेट कंक्रीट, ठीक है, जो कि दिया दिया हुआ है लाइट वेट कंक्रीट। इसका डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी इसका होता है कितना? 1900 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, चेपलुटी बियर हैज सैड स्लोप ऑफ, बताइए चेपलुटी बियर का सैड स्लोप कितना होता है? 1:4। इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको। चेपलुटी बियर का सैड स्लोप कितना होता है? 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट शेयर टेस्ट। बताइए डायरेक्ट शेयर टेस्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? देखिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ड्रेनेज कैन नॉट बी कंट्रोल। अरे यार क्या हो रहा है? ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल एंड पोर वाटर प्रेशर नॉट मेजर। सही बात है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ये आपका होता है कंडीशन। सेकंड जो आपका है कि द फेलर प्लेन, देखिए द फेलर प्लेन जो होता है 45 + 5/2, ये +5/5/2, यहाँ पर थोड़ा इस स्टेप से लिखा है, मिसिंग प्रिंटिंग एरर है। ये क्या सही है? फेलर प्लेन इज 45 + 5/2 फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन, ये गलत है। इसमें फेलर प्लेन आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है। द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इज लिमिटेड टू फ्री ड्रेनेज सॉइल, फ्री ड्रेनेज सॉइल, क्या ये सही है? हम्म, सही है। फ्री ड्रेनेज सॉइल के लिए हम लोग यूनिट यूजफुलनेस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अरे यार इसका ऑप्शन तो अजब दे दिया है। इसमें ऑप्शन किस टाइप से होगा? 1 ओनली, या फिर दूसरा होगा आपका 1 and 2 ओनली, तीसरा होगा 1 and 3 ओनली, फोर्थ होगा 1, 2 and 3 ओनली। तो इसका ऑप्शन होगा 1 and 3 ओनली। थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है, टाइपिंग एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। बताइए ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है? ये जो साइन है ये किसका साइन है? थ्री थ्री वे टर्नआउट, सिंगल वे टर्नआउट, या इक्विलैटरल वे टर्नआउट? हमको तो जहाँ तक लग रहा है इस फिगर को देखते हुए, हमको तो लग रहा है कि नहीं, ये तो आपका इक्विलैटरल वे टर्नआउट है, ठीक है। क्या है? इक्विलैटरल वे टर्नआउट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम दिस फॉलोइंग। सॉइल डिपॉजिट इज कॉल्ड क्या? ओवर कंसोलेटेड। इफ जो दिया हुआ सॉइल ओवर कंसोलेटेड, ठीक है। इफ PO is present effective stress and overburden pressure and PC is, क्या है यार क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सही से नहीं हमको लगता है टैप हुआ है। हमको लगता है कि पीनोट इसमें जो पीनोट पूछ रहा है कि जो ये जो सॉइल दिया हुआ ओवर कंसोलेटेड सॉइल है, या क्या इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करता है? या फिर पीनोट क्या दिया हुआ है? पीनोट जो कि प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। पीनोट जो आपका है प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है। और आपका जो पीसी है आपका क्या है? पीसी आपका क्या है? प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, ठीक है। मतलब आपका प्री कंसोलिडेशन आपका, देखिए पीनोट क्या, सॉरी आपको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पीनोट इज प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब पीनोट जो आपका है पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस, पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ बोला कि ओवर कंसोलिडेटेड केस में, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड के केस में जो आपका पीनोट जो होता है आपका, ठीक है, पीनोट ऑलवेज लेस देन पीसी, ये पीसी है, ठीक है, पीसी है, मतलब पीनोट जो ऑलवेज लेस देन पीसी, मतलब प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस इज लेस देन ओवर कंसोलिडेटेड। यही आपका रहा कि अगर किसी बोला अंडर कंसोलिडेटेड, ये आपको क्या हो गया? ओवर कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड,
ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। अगर यही रहा कि व्हेन द सॉइल इज अंडर कंसोलिडेटेड व्हेन सॉइल इज अंडर कंसोलिडेटेड, इसमें जो आपका कंडीशन बनेगा, और प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस इज ग्रेटर देन पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस इन द केस ऑफ अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान दें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इस ऑप्शन में, ओवर कंसोलिडेटेड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बताइए। यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स दिया हुआ है, बताइए इसका रेंज क्या है, मतलब कि कहाँ पे आएगा। सिल्ट ऑफ ए लो प्लास्टिसिटी, क्ले ऑफ ए हाई प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ ए मीडियम प्लास्टिसिटी। बताइए ये जो ए लाइन दिया हुआ है, इसका एभव और बिलो क्या होता है। इसका ए लाइन के एभव क्या होता है, ए लाइन के एभव क्या होता है जी। हाँ बताइए, ये जो एक्स ए लाइन के एभव क्या होता है। फर्स्ट हम लोग यहाँ लिखते हैं एभव ए लाइन, ए लाइन, इसमें क्या आता है आपका क्ले, ठीक है। एभव ए लाइन आपका क्ले आएगा, ठीक है। बिलो ए लाइन, दूसरा जो है आपका बिलो ए लाइन क्या आप आएगा, सील्ड, या फिर सील्ट आएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, ए लाइन का इक्वेशन, ए लाइन का इक्वेशन जो होता है क्या, 0.73 लिक्विड लिमिट्स -20, ठीक है। हमको दिया हुआ कहाँ है, एक्स हमको देखिए बीच में दिया हुआ है, 20 से 25, 25 से 35, 35 से 50, 50 से 50, ये आपको आएगा ए लाइन के एबव है, इट मीन्स आपका क्ले, क्ले इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच इज द फॉलोइंग करेक्ट एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ ए स्लीपर। बताइए स्लीपर का फंक्शन के बारे में पूछ रहा है क्या। होल्डिंग रेल टू करेक्ट गेज, होल्डिंग होल्डिंग रेल टू करेक्ट गेज, ये सही है। ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम ए रेल टू द ब्लास्ट, ट्रांसफरिंग द रेल रेल पे जो लोड आएगा वो ट्रांसफर द ब्लास्ट में, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है। होल्डिंग रेल टू ए करेक्ट गेज, ये सही है। ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम द रेल टू द ब्लास्ट, ये भी सही है, ठीक है। प्रोवाइडिंग द इफेक्टिव ड्रेनेज, ये आपको गलत है, ड्रेनेज का कोई सीन नहीं होता है स्लीपर में, ठीक है। तो पहला दूसरा आपका ओनली सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या है कि इफ अ सीवर इज डिजाइन फॉर ए नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, कितना दिया पॉइंट, वेलोसिटी जो है 5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। विच द फॉलोइंग मटेरियल यूज फॉर रिकमेंड, बताइए कौन सा सीवर को हम लोग इनमें से जो सीवर दिया हुआ है, कास्ट आयरन सीवर है, ग्लेज ब्रिक सीवर है, स्टोन सीवर है, सीमेंट सीवर है, इसमें से यहाँ से बोल रहा है कि नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी है, जो कि नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी किसमें होता है। इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा, जो कि टेबल क्या है, टेबल में मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपको ग्लेज ब्रिक सीवर, इसमें जो आपका वेलोसिटी जो होता है नॉन स्क्वायरिंग, इसमें जो वेलोसिटी होता है आपका फॉर नॉन स्क्वायरिंग कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है। अरे क्यों ऐसे हो रहा है यार। अरेंज द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोलाइट, आपको मैं बताया था कि पार्ट नंबर 11 में, ठीक है, मास्टर सीरीज का पार्ट 11 में चाहिए, 11 में उसमें बोला था कि आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, जो कि एक ट्रिक से आपको परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोलाइट, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोलाइट, डंपी परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऐसा ट्रिक देंगे कि सीधा आपको माइंड में जाएगा, ठीक है। इसको देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है,
ट्रिक बताएं या फिर से बताएं? हम्म इससे बताएंगे तब गलती होने के चांसेस ज़्यादा। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है? PCCSB। ठीक है, हम उसको कहाँ से रेफर किए? रेफर्ड बाय PCS। PCS सब लोग जानते हैं ना, PCS अधिकारी जो होता है बनते हैं लोग। PC क्या आपका हो गया? प्लेट लेवल हो गया ना, PC प्लेट लेवल। फिर आपका C से क्या हो गया? लाइन ऑफ सॉरी क्रॉस एयर। फिर आपका C से क्या हो गया? लाइन ऑफ कोलिमेशन। फिर S से क्या हो गया आपका? एस्पायर टेस्ट। बस यहीं तक देखने हैं, इसके बाद आगे देखना नहीं है। चार को मतलब सही है कि कन्फर्म है। पहला क्या है? पी आपका प्लेट लेवल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा। सेकंड क्या है? सी क्रोसहायर टेस्ट। दो किस में है? इसी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ट्रिक 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 समझिए, ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त। इसके लिए मैं, अगर आप लोगों को कमेंट रहा तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा और उस पर अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को मैं कराऊंगा विथ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि जबरदस्त जबरदस्त अल्लाह जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग इज द मिनिमम लिमिट वाटर सर्वाइविंग एक्वेटिक लाइफ। बताइए। अरे यार क्यों ऐसे कर रहे तुम? बताइए। इतने रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 ppm। मारिए तुरंत आगे बढ़िए। क्या कि द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम। द बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम। ठीक है, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम कहाँ गया जी? द बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल, एंड कैरिंग यूडियल लोड पर मीटर लेंथ। W का लोड लगा रहा पर मीटर लेंथ। द फिक्स इन पे क्या होगा बताइए? फिक्स इन पे क्या होगा जी? फिक्स इन पे क्या होगा बताइए? WL/2। कैसे होगा? आइए हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है? कैंटिलीवर बीम बोला है ना, कैंटिलीवर बीम बोला है। तुरंत बनाइए कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम हो गया। क्या बोला? यूडियल लोड बोला है। यूडियल लोड W पर मीटर लेंथ है। ठीक है, इसका इसका हम लोग का आपका सीआर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा? सीआर फोर्स डायग्राम ये आपका हो गया सीआर फोर्स डायग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। यह होगा सीआर फोर्स डायग्राम, जो आपका आपका रहेगा -WL। ठीक है, W×L। इसका आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। इसका आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका इस टाइप से रहेगा। इससे रहेगा आपका बेंडिंग यहाँ से आपका इस टाइप से रहेगा सर। इस टाइप से थोड़ा सा कर्व रहेगा, यहाँ रहेगा मैक्सिमम इस टाइप से। ठीक है, मतलब समझिए ना, ये है इस टाइप से ये रहेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो कि कितना? WL²/2 रहेगा। ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है। क्या पूछ रहा है? फिक्स इन पे। फिक्स इन मेरा ये है ना, फिक्स इन मेरा ये है, तो मतलब WL²/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम ग्रेड ऑफ प्री मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री कास्ट के लिए। बताइए क्या होगा? प्री पहले मतलब 4। ठीक है, ये देखें कैसे मारे सो, कैसे मारे बताइए। इसमें भी कुछ लोग कुछ गलती करते हैं। अगर प्री रहा तब मारिएगा 4। और अगर पोस्ट रहा तब मारिएगा प्री, मतलब 3 मारिएगा। ठीक है, तरीका है। अगर पोस्ट टेंशनिंग, देखिए लिख देते हैं पोस्ट टेंशनिंग। अगर पोस्ट टेंशनिंग रहा, पोस्ट है तो मारिएगा आप कितना? M30। अगर प्री रहा, प्री टेंशनिंग, तो इसमें क्या मारिएगा? प्री मतलब उसके बाद 4 M40। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्या है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंडिकेट्स। बताइए, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंडिकेट्स, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंडिकेट्स परजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, लोडिंग ये नहीं, परजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? in a made up ground having a low value of its bearing capacity power,
heavy concentrated structural load given a support providing is known as raft foundation। क्या उसे करते हैं हम लोग राफ्ट फाउंडेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें सारे कॉलम को इंडिविजुअल सारे कॉलम को सपोर्ट दिया जाता है। द सैग कर्व, द सैग कर्व, द सैग इज ए द सैग इज ए डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, कर्व डिजॉल्व फॉर डीओ, डीओ इज ए फंक्शन ऑफ, डीओ का फंक्शन क्या है, बोथ एडिशन एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, यही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। वो तो डीओ का फंक्शन यही है कि जब हम लोग डीओ कर्व हम लोग जो कर्व इसका बनता है, इसे कर्व में आपका इसमें जो कर्व बनता है उसका डीओ का जो फंक्शन है इसमें क्या करता है, ये दोनों करता है, बोथ एडिशन भी करता है एंड डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का डिप्लीटेशन करता है फ्रॉम द स्ट्रीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द श्रिंकेज फैक्टर, बताइए श्रिंकेज फैक्टर फॉर वर्ल्ड मैप के लिए इतना दिया हुआ है, आपका आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एक बटा इतना दिया हुआ है, बताइए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। फिर देन द करेक्टेड स्केल ऑफ मैप, करेक्टेड स्केल पूछ रहा है, तो हमको देख रहे हैं कि इससे आपका श्रृंक वैल्यू कैसे निकलेगा, श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकलेगा जी, बताइए। से देखिए हम लोग क्या जानते हैं, श्रृंक स्केल इक्वल टू होता है श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है, जिसमें हमको ओरिजिनल स्केल कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल स्केल हम लोग का कितना दिया हुआ, 1/24, कितना दिया हुआ है, श्रृंक फैक्टर कितना हुआ, श्रृंक फैक्टर तो हमको दिया हुआ है 24/25 इंटू ओरिजिनल स्केल जो दिया हुआ है आपका 1/2400। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/2500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम एक होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। एम आता है 13 में, किया था 11 में, ठीक है, 11 में होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.43 शायद, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है, मोमेंटम का पूछ रहा है, 2 से इसका हो जाएगा कितना 4/3, ठीक है, 2 से 4/3 इट मीन्स 1.33। कैसे याद किया, देखें ट्रिक लगाए, क्या ट्रिक लगाए कि हमको इसमें 2 होता है, ठीक है, ये वैल्यू पूछता है मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर, फर्स्ट आपको पूछेगा इसमें, फर्स्ट आपको होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, और सेकंड जो आपका होता है मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का अल्फाबेट वैल्यू 11 होता है, मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर का अल्फाबेट वैल्यू आपका 13 होता है। तो दोनों में से पहले कौन आता है, के आता है, तो के वैल्यू 2 हो गया, फिर इसका एम का वैल्यू 2 का 4 हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है, 2 का 4, 4/3 हो गया। तो ऑप्शन जब इसका हाफ करेंगे तो इसका यही आंसर हो जाएगा 1.33 डिवाइड देंगे तो। यही सब ट्रिक आपको देखने को मिलेगा सिविल स्टडी पे, सिविल एमसीक्यू में, ठीक है, इसलिए ज्वाइन कर लें। बताइए विच रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कंपैक्शन ऑफ ग्रेवली सैंडी मिक्सचर विथ 25% फाइन, बताइए। स्मूथ व्हील रोलर इज मेनली यूज फॉर ग्रेवल कंपैक्शन, ग्रेवल मिक्सचर। देखिए नेक्स्ट क्या है, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ एवी लाइन, द क्वाड्रेंटल बियर ऑफ एवी लाइन कितना दिया हुआ है, एवी लाइन दिया नॉर्थ ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कितना दिया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कितना दिया 18 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। व्हाट विल द बियरिंग ऑफ एबी लाइन ऑफ पोल सर्किल बियरिंग, पोल सर्किल बियरिंग पूछ रहा है एबी लाइन का कितना होगा, ठीक है। अगर जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है
ये दिया आपको 18 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो हमको निकालना होल सर्किल बेरिंग, तो होल सर्किल बेरिंग हम लोग क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे। 360 डिग्री से हम लोग जब माइनस करेंगे 18 डिग्री 20 मिनट, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग माइनस करते हैं, कितना आएगा जी, 300 माइनस कीजिए ना, 359 में 60 माइनस करो, कितना आएगा, 18 डिग्री 20 मिनट माइनस करो, 40 डिग्री यहाँ पर आ गया, 40 मिनट, 9 में से 8 अगला तो 1 4 3 341 डिग्री 41 मिनट, 341 डिग्री 41 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह बनेगा। बताइए एलोबल बेयरिंग प्रेशर ऑन ए फाउंडेशन डिपेंड अपॉन, बताइए एलोबल बेयरिंग प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, और फाउंडेशन पे आ रहा है तो किस पे डिपेंड करता है। बोथ एलोबल सेटलमेंट एंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, सो एलोबल बेयरिंग कैपेसिटी नेदर एलोबल सेटलमेंट और नॉट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ये दोनों पे डिपेंड करता है। बोथ एलोबल सेटलमेंट एंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन दर्जागी थ्योरी द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सेलर फाउंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज एज्यूम एज टू ए 8 फीट बी वेयर पार्ट ऑफ द फुटिंग, 8 फीट बी वेयर पार्ट ऑफ द फुटिंग, बताइए। जोन ऑफ लीनियर, जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम, जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम जो आपका होता है इन दर्जागी थ्योरी ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी सेलर फाउंडेशन, व्हाट विल बी द फॉलोइंग जोन इज एज्यूम्ड टू बी एक्ट इट फिट बेयर द पार्ट ऑफ द फुटिंग, पार्ट ऑफ द फुटिंग, पार्ट ऑफ द फुटिंग के लिए कौन सा होता है, जोन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील इज इंक्रीज, बताइए। इन केस ऑफ आरसीसी बीम, अगर अगर हम लोग आरसीसी कोई बीम है, अगर उसमें हम लोग टेंसाइल रेनफोर्समेंट टेंसाइल जो स्टील है उसका हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज डिक्रीज, या फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज। जैसे जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग टेंसाइल रेनफोर्समेंट जैसे ये होता है ना जी, मान के चलिए कि मेरा बीम है, हमको यहाँ मेरा रॉड है, ठीक है, सरिया है, मेरा न्यूट्रल एक्सिस है। अगर जब हम क्या बोल रहा है टेंसाइल रेनफोर्समेंट में, अगर इस एरिया में अगर हम आपका रेनफोर्समेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट जब इंक्रीज करेंगे तो इसका जो आपका डायग्राम बनेगा, इसमें जो आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज, ठीक है, इसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगर कि व्हेन द इन ए कंक्रीट बीम द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज इंक्रीज, देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इंक्रीज, ओके। इसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्स यू बाई डी इजकल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। अरे यार वो थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था सिस्टम का, ठीक है। चलिए समझ गए ना, इसका फॉर्मूला क्या था, ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी डी, समझ गए ना, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी इंक्रीज। बताइए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, आपका अर्नेस्ट मनी क्या होता है, ये सब पढ़े होंगे। बताइए सिक्योरिटी डिपॉजिट का टाइप ये क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एट अ टाइम ऑफ ए फिलिंग टेंडर, क्या ये सही है, रॉन्ग है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय ए कॉन्ट्रैक्टर हुज टेंडर इज एक्सेप्टेड, जब किसी टेंडर को, ठीक है, जब कोई टेंडर है, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर को जब टेंडर एक्सेप्ट होता है ना, जब टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक्सेप्ट होता है, देन दी सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, विच मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन, this question is most times
This question is most times asked in different examinations like JEE and AE. Okay. uh, Answer this question answer is क्या क्रॉस सेक्शन मेथड, या फिर डायरेक्ट मेथड, या फिर स्क्वायर मेथड, या फिर टेकोमेट्रिक मेथड. इस क्वेरी दैट कि मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत भी इससे पहले भी इस क्वेश्चन को आप लोग रिकॉल किए होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेकोमेट्रिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि मोस्टली यूज फॉर हिली टेरेन. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं. इन अ डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंड स्टेशन आर. बताइए, अगर हम लोग रेंजिंग करते हैं, ठीक है, अगर हमको रेंजिंग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमको किसी एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट को हमको रेंज करना है, एक रेंजिंग लाना है, तो वो उसका मिनिमम जो इंड स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? मिनिमम नॉट बी मोर देन 100 मीटर. ठीक है, नॉट बी मोर देन 100 मीटर. नहीं, ये क्या पूछ रहा है कि डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंड स्टेशन आर. ओह अच्छा, सॉरी, when the end station are mutually intervisible. Direct ranging it means क्या? Direct ranging it means या कि as a station is one place and other station is different place, but station A is clearly visible than station B. It should be prefer at direct ranging. Okay, option number C is the correct answer. Next question. For a circular shaft undergoing a deformation, ठीक है, for a circular shaft undergoing a deformation due to the torsional force, which of the following statement hold a true. बताइए, कोई एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, कोई एक सर्कुलर शाफ्ट, इट मीन समझ रहे हैं आप लोग कि कोई एक सर्कुलर, मान के चलिए एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, एक तरह से सर्कुलर भी है, एक तरह से शाफ्ट के शेप का भी है, ठीक है. इसमें क्या पूछ रहा है कि अंडर गोइंग डिफॉर्मेशन ड्यू टू टॉर्शनल फोर्स. अगर इसमें हम लोग टॉर्क लगाए, ठीक है, अगर टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क बाई चांस ये फिक्स है, यहाँ से हम लोग टॉर्क लगाते हैं, ठीक है, टॉर्क लगाने से क्या होगा कि इनमें से हम लोग देख रहे हैं कि इस लेंथ एंड रेडियस ऑफ द शाफ्ट रिमेन फिक्स. क्या उसका इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है? क्या उसके लेंथ और इसका जो रेडियस होता है ऑफ द शाफ्ट रिमेन फिक्स होगा, या फिर ओनली लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज डिस्टॉर्ट होगा, या फिर ओनली रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज डिस्टॉर्ट होगा, या फिर लेंथ एंड रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज डिस्टॉर्ट होगा? बताइए कौन इसका आंसर होगा. हम लोग जानते हैं कि अगर कोई शाफ्ट है, ठीक है, कोई शाफ्ट है, अगर हम लोग इस शाफ्ट है हम लोग ऐसे पकड़े हुए हैं, अगर इसमें हम लोग टॉर्क हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, टॉर्क हम लोग टॉर्सनल फोर्स लगाते हैं, तो इट मीन्स इसका लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ में भी डिफरेंस आएगा, एंड इसका रेडियस में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है. लेंथ एंड रेडियस आर फिक्स्ड. ओके, सॉरी, हाँ, लेंथ एंड रेडियस, इसका लेंथ हो गया और रेडियस ऑलवेज फिक्स रहेगा, ठीक है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द शाफ्ट रिमेन फिक्स, ठीक है, नॉट चेंज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैप डेवलप इन ए कैनाल बैंक ड्यू टू द इरोजन ऑफ सम पोर्शन ऑफ द बैंक. बताइए, कोई एक गैप, मान के चलिए कि कोई एक कैनाल है, अगर उसमें गैप डेवलप हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या बोला कि गैप डेवलप हो रहा है, गैप डेवलप इन कैनाल बैंक, कैनाल के बैंक में गैप डेवलप हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इरोजन का एक कारण बन रहा है. उसमें हम लोग जो गैप बनता है वो कहाँ पे बनता है? कैनाल के ब्रिज में, या फिर सब कैनाल में, या फिर टेम्पोररी आउटलेट ऑफ इरिगेशन में, या फिर आपका फॉल्ट में. ये जो आपका गैप बनता है आपका कैनाल ब्रिज में बनता है, ठीक है, कैनाल ब्रिज इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं. द हाइड्रोस्टेटिक लॉ. बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी क्वेश्चन है. द हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या होता है कि द हाइड्रोस्टेटिक लॉ कि hold unaltered for a liquid in a vessel subjected to a constant rotation. Second, holds unaltered for a liquid in a vessel subjected to a constant acceleration. Not. Does not hold a
temperature, not. Hold a liquid for equilibrium only, not. Option number is the correct answer. Then hydrostatic law. Then the in a container, in a vessel, ठीक है, in a container, in a liquid is a present, then subjected to a constant rotation. It means hydrostatic law. Then any object. Any object should be placed in a deep in a liquid, then the liquid will be then as a, then अपवर्ड्स, देन जो नीचे से जो फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है, उस बॉडी पे, उसको उस पर क्या कांस्टेंट रोटेशन आएगा, ठीक है, क्या आएगा उस पर कांस्टेंट रोटेशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखिए। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि अच्छे खासा क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अपने भाइयों को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत आपके लिए बहुत ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चैनल ग्रो करने में आप लोग हेल्प करें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। टिल दी एग्जाम तक आपको पर डे एक से एक सीरीज बनेगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार।